नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्था भी चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की भी कमी है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच अब लोगों के इस संक्रमण से जान भी जा रही है। अब ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे और उनसे हम पूछेंगे तमाम सवाल। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फोन उठाइए और हमें फोन लगाकर अपने तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। नए स्ट्रेन के और मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर नीलाभ जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। नमस्कार। अ, सबसे पहले यही सवाल यहाँ पर होगा डॉक्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना, सही जानकारी जो है उस पर अमल करना। लेकिन कोरोना संक्रमण जिस तेज़ी के साथ लगातार उसके लक्षण बदल रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अगर वायरल फीवर होता है तो? सबसे पहले ये जरूरी है कि हम केयरफुल रहें, सावधान रहें। हम्म। अगर फीवर 2-3 दिन तक चल रहा है और साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है जी। या सैचुरेशन डाउन हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम के सिम्टम है, तो चूंकि आज की डेट में कोविड काफी फैला हुआ है, कोविड का टेस्ट जो करना है इसको एक जुकाम समझ के नेग्लेक्ट ना करें। हम्म। अगर कोविड का टेस्ट निगेटिव आता है फिर इसे नॉर्मल जुकाम समझे। सैचुरेशन भी चेक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में हर घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर होना बहुत ही जरूरी है। सैचुरेशन अगर आपका 96 98 के नीचे आ रहा है, 94 जा रहा है, 93 जा रहा है, इमीडिएट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। घर जी। पे खुद ट्रीट करने की कोशिश ना करें। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। डॉक्टर नीलाभ, क्योंकि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं, जो रिकवर हो रहे हैं, उनमें भी कई अलग अलग तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि उनके जो बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या ये नॉर्मल है ऐसे चेंजेस आना? ये कोविड वायरस जो है ये सबसे खराब चीज ये कर रहा है कि जो अंदर के लेयर होते हैं ऑर्गन्स के या ब्लड वेसल्स के, उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, हम्म। जिसे एंडोथेलियल इंजरी कही जाती है। जी। एंडोथेलियल इंजरी की वजह से कई प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे ब्लड की प्रॉब्लम आ रही है, किसी में ब्लड कोआगुलेशन हो रहा है, किसी में हेमरेजेस हो रहे हैं, लंग्स पूरा डैमेज हो जा रहा है, वीकनेस काफी ज्यादा, इसके बाद जो है काफी ज्यादा वीकनेस आती है, जॉइंट पेन आता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ही सावधान रहिए। अब कुछ भी अगर दिक्कत चल रही हो अपने डॉक्टर से आप हमेशा कंसल्ट करते रहिए, उनके टच में रहिए, जी। ट्रीटमेंट लेते रहिए। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजवीर जी हैं कैथल से। जी, अपना सवाल पूछिए सर आप। ये माँ से गोड्डा से ऊपर दर्द रहता है जी। अभी हम लोग कोविड से रिलेटेड ही सवाल ले रहे जी, हैं। कोरोना अगर से मैं गलत रिलेटेड ना हूँ अगर राजवीर जी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक बच्चा का जुकाम रहता है जी और कोई दर्द नहीं है जी। जुकाम रहता है अक्सर इन्हें और जुकाम कोई कब से? दिक्कत नहीं। देखिए, अगर हमेशा जुकाम रहता है हेलो। तो मोस्ट प्रॉब्ली एलर्जिक होगा। हम्म। ईएनटी वाले को दिखा लीजिए, बढ़िया चालू एलर्जी रहती टेस्ट है करवा मेरे। लीजिए। कई बार जिन्हें एलर्जिक होती है, जब भी सीजन चेंज होता है बिल्कुल। ये जुकाम होना शुरू हो जाता है। और बिल्कुल। गुड्डे के ऊपर दर्द हो रहा है तो किसी हड्डी के डॉक्टर को दिखा लीजिए, हम्म। टेस्ट करवा लीजिए कि दर्द क्यों हो रहा है। जी। बिल्कुल डॉक्टर नीलाभ, हालांकि कई ऐसे पेशेंट हैं, क्योंकि एलर्जी की तो बात आपने की है, लेकिन शुगर पेशेंट्स की बात की जाए, अस्थमाटिक पेशेंट की अगर बात की जाए, इनके लिए कोरोना महामारी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर किसी भी परिवार में ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं, तो उनके लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है और उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे वो सावधानियां बरत सकते हैं? देखिए, शुगर से दो तरीके से नुकसान पहुंचता है। जी। नंबर एक, हम्म। जब शुगर हाई होता है तो वो ब्लड को एसिडिक करता हम्म। है, मीडिया को एसिडिक करता है। और इस एसिडिक मीडिया में सिर्फ वायरस ही नहीं,
कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो, जैसे आजकल ब्लैक फंगस की बात हो रही है, उनके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा मीडियम होता है, बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं। इसलिए शुगर के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है कि अगर इन्फेक्ट हो तो दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पहले अपना शुगर चेक करें। बिल्कुल। और जितना शुगर हो, एक स्लाइडिंग चार्ट करते हैं या स्लाइडिंग स्केल करते हैं, उसके हिसाब से इंसुलिन लेना शुरू करें कि शुगर जो है नॉर्मल रहे। वैसे ही आज की डेट में कोविड में के इन्फेक्शन में अगर लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है या साइटोकिन स्टॉर्म हम सस्पेक्ट करते हैं तो स्टेरॉइड देते हैं, काफी हाई डोज दिया जाता है जी। तो स्टेरॉइड जहाँ जान बचाता है वहीं पे इम्यूनिटी को भी लो करता है और शुगर को भी हाई करता है। इसलिए शुगर के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो इंसुलिन पे आ जाए उस वक्त, जब तक ये सारा ट्रीटमेंट चल रहा है, कि वो अपना शुगर कंट्रोल रखें। और अगर अस्थमा की बात करते हैं तो अस्थमा जो आप करते हैं वो एयरवे का डिजीज होता है, जो एयर पैसेज होता है हमारा, वो पैसेज किसी भी वजह से डैमेज हो गया रहता है, जिससे वो नैरो हो गया रहता है जी। तो उस पर कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इंसान का सांस उखड़ना शुरू होता है। और जैसा कि सबको पता है आज की डेट में कि कोविड जो है लंग्स को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो जहां लंग्स को इफेक्ट करता है वहां पे एयर का एक्सचेंज जो होता है, जो लंग्स का फंक्शन है कि ऑक्सीजन अंदर आ, जी। तो जब वो इफेक्टेड हो जाता है उसकी वजह से जो है और भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं या जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत सावधानी बरतनी होगी और ज्यादा अच्छा है कि वो इनिशियल 2 वीक हॉस्पिटल में रहें, न जी। कि घर पे कुछ ट्रीटमेंट लेने की कोशिश बिल्कुल। करें कि कहीं प्रॉब्लम हो तो तुरंत हॉस्पिटल में उसका केयर लिया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर नीलाभ, लेकिन इस समय एक और चीज जो है बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि हम सबको जाननी भी जरूरी है, क्योंकि अभी मौसम पल दर पल बदल रहा है। अमूमन हम देखते थे कि मई जून में ये सब होता था जब मॉनसून आने को होता था, लेकिन अभी हमने देखा कि किस तरीके से मौसम बदला है और इन दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी होती है वायरल फीवर। तो ऐसे में कितना सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती एक तरीके की चीज होती है कोरोना के लिए तो खासकर। देखिए आज के वक्त में तो सबसे जरूरी है सावधानी बरतना। सावधानी बरतने का मतलब है कि अगर आपको फीवर है, सर्दी खांसी जुकाम है, हेडेक हो रहा हो तो कोविड का टेस्ट जरूर करवाएं, कोविड को रूल आउट करें। कोविड अगर नॉर्मल है, सैचुरेशन आपका नॉर्मल है, जी। फिर इससे आप वायरल फीवर का नाम दें और ट्रीटमेंट करें। मैं पिछले 10 दिन की बात कर रहा हूँ, 10 दिन के अंदर 3 पेशेंट मेरे पास, 3 पेशेंट आए हैं फ्रैक्चर के और ओल्ड एज के पेशेंट आए हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे जी। उनका फ्रैक्चर था। और जब टेस्ट करवाया मैंने तो तीनों के कोविड पॉजिटिव है। तो एसिम्टोमेटिक केसेस अभी भी काफी हैं जो घर पे बैठे हैं, जो चूंकि कोई सिम्टम नहीं है उनके इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रहे। कोई प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल आते हैं, हम जब उनका टेस्ट करवाते हैं फिर पता चलता है कि ये तो कोविड पॉजिटिव है। तो इसलिए अभी जो सीजन चेंज हो रहा है, अगर वायरल आपको पता है 100% आप श्योर हैं कि आपने रात में कोल्ड ड्रिंक ली थी, बर्फ लिया था जिसकी वजह से गला खराब हो गया है, फीवर आ रहा है, स्टिल अगर फीवर 2 से 3 दिन कंटिन्यू कर रहा है, कोविड का टेस्ट अपना जरूर करवाएं। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्याम है बल्लभगढ़ से। जी श्याम जी, अपना सवाल पूछिए। ये कोरोना होने के बाद में कितने टाइम तक कमजोरी रहती है और मांसपेशियों में दर्द कब तक रहता है जी? जी देखिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है, एक सेकंड, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, कई बार काफी दिन तक रह रहा है। मैंने 3-3 महीने तक देखा है लोगों को इफेक्टेड होते हुए, 3-3 महीने तक इन्हें मांसपेशियों में दर्द है, बुखार भी आ रहा है, 3 महीना होने के बाद भी बुखार नहीं टूटा है। और थकान इतनी ज्यादा होती है कि लोग बोलते हैं कि हम अपने रूम से ड्राइंग रूम तक जाते हैं तो भी हमें थकान होती है जी। ये चीज बहुत जरूरी है इसमें कि आप मल्टीविटामिन लेते रहे, कैल्शियम लेते रहे, विटामिन डी लेते रहे, अपनी केयर ले। कोई टाइम पीरियड नहीं है कि जी ये 2 हफ्ते रहेगा या 3 हफ्ते रहेगा ठीक हो जाएगा। इनिशियली जब शुरू हुआ था फर्स्ट वेव में फीवर 5 से 10 दिन में खत्म हो जा रहा था, वीकनेस 2 से 3 वीक में खत्म हो जा रहा था। सेकंड वेव में वैसा कुछ भी नहीं है, काफी लंबे समय तक चल रहा है। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ बल्लभगढ़ से ही जुड़े हैं, हीरालाल जी हैं, अपना सवाल पूछिए आप। नमस्कार जय डॉक्टर।
जी। ये उसका मास्क कितनी बार यूज करना चाहिए? जैसे मान लो डबल मास्क लगाना चाहिए या एक ही मास्क को बार बार यूज करते रहें जी? इसके बारे में पूछना था। या उसको देखिए, धोखे में अगर यूज कर एक मास्क अगर आप यूज करते हैं तो आपको N95 करना चाहिए। कपड़े के मास्क से सिर्फ गुजारा नहीं होना है अभी के टाइम। तो अगर N95 मास्क यूज कर रहे हैं तब डेली एक मास्क यूज करके शाम में उसे फेंक दीजिए। अगर एक ही मास्क आप धोते नहीं है, बार बार यूज करते रहते हैं, तो ब्लैक फंगस आने का एक ये भी रीजन है। जो ह्यूमिडिटी होती है आपके मास्क में, उसमें फंगस ग्रोथ आनी शुरू होती है और वो सांस से अंदर चला जाता है। तो जो भी मास्क कोरोना ने एक चीज सबको सिखाया है, वो सिखाया है हाइजीन की इम्पोर्टेंस, बिल्कुल। कि पर्सनल हाइजीन आपने मेंटेन रखना है। ये निहायत ही जरूरी है। कैसे आप मेंटेन करेंगे ये आपने सोचना है। डबल मास्क जो 5 लेयर मास्क कहा जाता है कि 5 लेयर मास्क जो है हमेशा बेटर होता है। N95 5 लेयर मास्क होता है। अगर आप N95 नहीं यूज कर रहे हैं, कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं या सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं, कपड़े का मास्क डबल लेयर्ड होता है, सर्जिकल मास्क 3 लेयर्ड होता है। तो अगर ये दोनों आप यूज कर रहे हैं तो डबल मास्क आप लगाएं, या कपड़े का मास्क भी लगा रहे हैं तो डबल मास्क लगाएं। लेकिन पर्सनल हाइजीन जो मेंटेन करें कि जो भीतर की तरफ है वो भी आपने रोज धोना है, जो बाहर की तरफ है वो भी आपको रोज धोना है। वॉशेबल। जी, चलिए उम्मीद करते हैं हीरालाल जी आपके सवालों का आपको जवाब यहाँ पर मिला होगा। डॉक्टर नीलाभ, क्योंकि बहुत ज़रूरी यहाँ पर ये भी है, सावधानियां यहाँ पर बरतना, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं कि आखिरकार हमने तो दोनों वैक्सीन जो हैं वो दोनों डोज ले ली हैं, अब हम निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी क्या सर, हम जानना चाहेंगे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो दोनों डोज लेने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी होती है? देखिए, इसे एक इफेक्ट कहा जाता है, जेलुवियन इफेक्ट कहा जाता है, कि लोग केयरलेस हो जाते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया है, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप फिगर भी देखेंगे तो कोई भी वैक्सीन ये नहीं कर रहा है कि 100% आपको प्रोटेक्शन देगा। वो बोल रहा है कि अगर आपको इन्फेक्शन होगी तो उसकी सीवियरिटी कम होगी। अगर जो इंडिया में अभी कोविशील्ड मिल रहा है या कोवैक्सीन मिल रहा है, इनके फिगर देखेंगे तो ये भी 70 से 80% की अपनी इफेक्टिवनेस बतला रहे हैं। इसका मतलब कि 100 में 20 मरीज को अभी भी कोरोना हो सकता है। और कोरोना हो सकता है, रिस्की भी हो सकता है। अभी दिल्ली शहर में 2 बड़े मशहूर दिग्गज डॉक्टर की डेथ हुई है और दोनों वैक्सीनेटेड थे, डॉक्टर शेखर अग्रवाल और डॉक्टर के अग्रवाल। तो वैक्सीन लेने के बाद कृपया अपनी परहेज चीजें नहीं बंद कीजिएगा। वैसे ही मास्क पहनना है, वैसे ही 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, वैसे ही हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, धोना है। ये सारी आपको सावधानी बरतनी है। हाँ, अगर इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, और अगर इन्फेक्शन होगा तो उसके सीवियर होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। डॉक्टर नीलाभ, लेकिन अब तो कोरोना के नए वेरिएंट का भी बार बार जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर भी कई तरीके की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। पहले कोरोना के तीसरी वेव की खबर आती है और उसके बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट की खबर आती है। तो ऐसे में कितना ज्यादा सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल आगे हो सकती है अगर इन दोनों पर ध्यान दिया जाए तो? देखिए, वायरस की एक खासियत होती है, वायरस जो है सबसे छोटा नॉन स्ट्रक्चर है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ग्रे जोन में है, जिसको कई लोग नॉन लिविंग में करते हैं, कई लोग लिविंग में करते हैं। और इसमें खासियत ये होती है कि हमेशा ये रूप बदलते रहते हैं। ये एक लड़ाई है जो इसके होस्ट होते हैं, जैसे कोरोना के होस्ट हम है और ये जो वायरस है, इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है कि कौन किससे बच सकता है। हम कोशिश करते हैं कि हम बच जाए, वो कोशिश करते हैं कि वो हमें इन्फेक्ट कर लें। तो चेंजेस दोनों तरफ बराबर होते रहते हैं और ये हर वायरस के साथ होता है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि फ्लू का वायरस होता है, फ्लू का वायरस हर सीजन में अपना रूप चेंज करता है। इसीलिए फ्लू के वैक्सीन लेने के बावजूद भी कई बार लोगों को फ्लू हो जाता है और हर साल नया वैक्सीन आता है। बाकियों का वैक्सीन आपका काफी दिनों तक का होता है, लेकिन फ्लू का वैक्सीन जो होता है वो हर साल नया आता है, क्योंकि उस समय जो स्ट्रेन चलते रहते हैं उसी स्ट्रेन के हिसाब से होता है। तो ये तो कोई भी वैक्सीन, ये वायरस का ये गुण होता है, वही कोरोना का है। इसके रूप चेंज होते रहेंगे, म्यूटेशन होता रहेगा। ये बार बार कोशिश करेगा कि इसके जो होस्ट है, होस्ट की कमजोर नस को पकड़े और उसको इन्फेक्ट करें।
और जहां तक थर्ड वेव का की बात है, ये एक टेक्निकल चार्ट है, जो टेक्निकल चार्ट बतलाता है कि जब भी ऐसे पैंडेमिक आते हैं तो थर्ड वेव आता ही आता है, तो थर्ड वेव तो आएगा ही। जी इससे हम इसे ना डिनाई कर सकते हैं और ना हम बच सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, और हमें ये है कि जितनी जल्दी जितने लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं उतना ही ये थर्ड वेव लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये जो थर्ड वेव की बात यहाँ पर डॉक्टर नीलाभ की जा रही है, सबसे ज्यादा खतरनाक वो बच्चों के लिए बताई जा रही है, ऐसा किस लिए? ये इसके दो तीन कारण है। एक तो जो मेन जो हाई रिस्क ग्रुप थे, जैसे कोविड वॉरियर्स हो गए या हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए या पुलिस वाले हो गए, इनको तो वैक्सीनेट कर दिया गया। बिल्कुल। जो ओल्ड एज के लोग थे या जिनको मेडिकल प्रॉब्लम से इम्यूनिटी लो थी, उन्हें भी वैक्सीनेट कर दिया गया। अभी जो मैसिव ड्राइव चल रही है वो 18 साल से 55 तक के बीच के लोगों के लिए कर रहा है, किया जा रहा है, जो बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन इसी बीच में एक ग्रुप उन बच्चों का तैयार हो रहा है जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, बच्चों में आप चाहे जितना भी कर लें, ये प्रिकॉशन नहीं लेंगे, नहीं ले सकते, बच्चों का नेचर नहीं है। तो वो हमेशा उन्हें साथ भी खेलना है, मास्क भी नहीं पहनना है। ये जो अपने म्यूटेशन जो आ रहा है, ये म्यूटेशन इस तरीके का आ रहा है कि ये बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जी पहले ये नहीं है कि पहले नहीं कर रहा था। आज से जब पिछला फर्स्ट वेव आया था, अप्रैल में भी कुछ पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे जो 10 साल 12 साल के थे, पेन एब्डोमेन था, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। फिर किसी ने कहा कि भाई इसकी कोविड टेस्ट करवा लो, कोविड करवाया था हमने, पॉजिटिव आया। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम में नहीं था, लेकिन अब वो फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, वो बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो। कोविड तो एक कंसेप्ट आया था जिसमें स्किन पे टो में रैशेज आए थे, कोविड तो भी बच्चों में देखा जा रहा था। जी बच्चों में कॉमन जो सिम्टम आ रहे थे वो लास्ट वेव में वो आ रहे थे पेन एब्डोमेन के, पेट में दर्द लेके आ रहे थे। लेकिन डॉक्टर नीलाभ, एकाएक कोरोना की इस खतरनाक महामारी के दौरान एकाएक जो अभी खबरें आ रही हैं, ब्लैक फंगस जिसका आप अभी जिक्र कर चुके हैं, व्हाइट फंगस की भी बात आ रही है, लेकिन ज्यादातर उन पेशेंट को जिनको कोरोना हुआ है उसके बाद इस तरीके की परेशानी आई है, क्या ये इंटर रिलेटेड है? देखिए, पहले भी लोगों को होता था, लेकिन ये उन लोगों को हुआ करता था जिनकी इम्यूनिटी काफी लो हो, जिसकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, या जो किसी बीमारी की वजह से स्टेरॉइड्स पे हो, या जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, लंग्स या किडनी जब चेंज किया जाता है, या लीवर चेंज किया जाता है, या हार्ट चेंज किया जाता है, तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं। या जो कैंसर के पेशेंट हो, तो या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो किसी को, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया जी, या HIV हो, तो इन लोगों में ये कॉमन होता था क्योंकि इनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती थी। बिल्कुल। फंगल इन्फेक्शन को नहीं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ ऐसे जुड़ गए कुछ हैं, direct एक कॉलर नहीं हमारे होता। साथ जुड़ गए हैं सर, वरुण हैं दिल्ली से। जी वरुण जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी वैक्सीन की कमी है, अगर मेरे को पहला डोज मिल जाता है तो दूसरे डोज में जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे मेरे को दूसरा डोज नहीं मिलता है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे? देखिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि एक कोविशील्ड या कोवैक्सीन है, इनका जो डेटा आया है वो डेटा ये है कि अगर आपने एक वैक्सीन भी लगवाया है तो 65 to 70% प्रोटेक्शन है आपकी। नॉर्मल जो 80 to 90% है वो नहीं है, लेकिन 60 to 70% आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही है अगर एक डोज आपको लग चुका है तो। बिल्कुल, और उम्मीद यहाँ पर यही करते हैं आप तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिल रहे होंगे। और अभी तक अगर आपने सवाल नहीं पूछा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और कॉल कीजिए और जानिए आपके सवाल। कोरोना से संबंधित जो जानकारी है, कोरोना संक्रमण जो कि एक महामारी जो कि बहुत खतरनाक साबित हो रही है। डॉक्टर नीलाभ, क्योंकि बात व्हाइट फंगस की भी कर रहे हैं, ब्लैक फंगस की भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। कहा तो ये भी जा रहा है कि स्टेरॉइड्स की जो कोरोना पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड्स दी जा रही है, उसकी ज्यादा मात्रा भी खतरनाक है और उसका एक बड़ा कारण भी ये ब्लैक फंगस है। जी, कई चीजें हो रही हैं। एक तो जो इम्यूनो सप्रेस्ड लोग हैं, जिनमें पहले भी कॉमन था, एक तो वो ग्रुप है जिन्हें इन्फेक्शन हो रही है। दूसरा, स्टेरॉइड की वजह से हो ही रहा है, क्योंकि हुआ क्या कि जब कोविड फैलना शुरू हुआ तो जितने जनरल प्रैक्टिशनर हैं
या जो बाकी पैथीज के डॉक्टर हैं उन्होंने भी स्टेरॉइड एडवाइस करना शुरू कर दिया, और किस डोज में देना है, कैसे टेपर करना है वो नहीं मालूम होता है। बिल्कुल। उन्हें वो हाई डोज देते हैं। उतना ही नहीं, कई पेशेंट मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि जी मुझे कोविड हुआ था, मेरे जीजा जी को भी हुआ था, उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने मंगा ली और वो दवाइयां मैंने खा ली खुद। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, जो उनकी प्रॉब्लम है, इट कैन नॉट बी द सेम। बिल्कुल। हो सकता है उनकी कुछ और प्रॉब्लम हो, तो सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा कारण रहा है। चौथा ये रहा है कि कई रीजन रहे हैं जिसकी वजह से लोगों ने घर पे ऑक्सीजन खुद लगाया, घर पे ही लिया है ट्रीटमेंट, या कंसंट्रेटर यूज किया है, जिसमें उन्होंने नलके का पानी यूज कर लिया ह्यूमिडिफायर के लिए। बिल्कुल। वो नलके के पानी से फंगल इन्फेक्शन काफी आता है, क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं होती कि हॉस्पिटल में क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना होता है, कहाँ कहाँ हम क्या क्या हमें करना पड़ता है। उन्हें तो बड़ा सिंपल से लगा जी पानी भर लो ले लो। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन रहा है जो इस महामारी की तरह ब्लैक फंगस फैला है जी। चौथा फैक्टर होता है मास्क। जो मास्क यूज करते हैं उसे भी सैनिटाइज करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, टाइम टाइम पे चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल। लोग एक ही मास्क लगा रहे, हफ्तों तक लगा के रखे, जी। तो उसमें वो फंगस ग्रो कर जाता है जो फिर सांस के जरिए अंदर चला जाता है। तो इट हैज बीन मल्टीफैक्टोरियल। जी। ये सिर्फ ये कहना कि डॉक्टर ने हाई स्टेरॉइड लिख दिया जिसकी वजह से हो रहा है, नहीं। डॉक्टर जब स्टेरॉइड लिखते हैं तो जो सिम्टम होता है, कब शुरू करना है वो पता होता है, जो सिम्टम है उसके हिसाब से कितना देना है स्टेरॉइड ये पता होता है। देन डॉक्टर्स वॉचफुल रहते हैं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, टेस्ट करवाते रहते हैं, उसको वहीं पे इमीडिएट कंट्रोल किया जाता है। डॉक्टर नीलाभ, लेकिन जो पेशेंट्स, जो मरीज होम आइसोलेट हैं, उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और खासकर जो मेडिसिन ले रहे हैं, खासकर जो प्रिस्क्राइब की जा रही हैं अमूमन बुखार में पैरासिटामोल, वो कितनी डोज जो है वो ली जा सकती है अमूमन? देखिए, एक तो सबसे गलत चीज है कि लोग जो है वीडियो कंसल्टेशन से डॉक्टर से बात कर रहे हैं। एक जो डॉक्टर जाकर देखता है और उस हिसाब से जो एडवाइस करता है, जो सजेस्ट करता है, जो सिखाता है, वो चीजें वीडियो कंसल्टेशन पे नंबर 1 हो नहीं पाती है। तो सरकार को ये चाहिए कि वो डॉक्टर्स कुछ वैसे लें, अगर सरकार को ही करना है, जो घर पे जाके पेशेंट को देख सके, उन्हें एडवाइस कर सके, सजेस्ट कर सके, क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, वो गाइड कर सके। हॉस्पिटल में यही चीज तो होता है कि डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं, जो हर कुछ गाइडेंस में करती हैं। तो होम आइसोलेशन में अगर आपको दवाइयों की जरूरत है, अदर देन कि आपने मल्टीविटामिन ले लिया, कैल्शियम ले लिया, फीवर के लिए क्रोसिन ले लिया, बस इतना ही है, तब तो अलग बात है। बिल्कुल। तब तो आप वीडियो कंसल्टेशन से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली अगले 2 हफ्ते तक डॉक्टर के टच में रहना है। बिल्कुल। चाहे आप वीडियो कंसल्टेशन से हो या आप फिजिकल कंसल्टेशन से। जी, जाहिर तौर पर डॉक्टर नीलाभ ने जैसा बताया कि होम आइसोलेटेड जो मरीज हैं उन्हें किस तरीके से ध्यान यहाँ पर रखना है, और जाहिर तौर पर सही जानकारी हम जैसा कि बता रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और डॉक्टर नीलाभ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन को लेकर भी सही जानकारी यहाँ पर दी जाए, और आने वाले टाइम में बहुत सारी जो वैक्सीन्स हैं वो भी यहाँ पर मार्केट में आने वाली हैं, तो यानी कि आगे और भी ज़्यादा जो है वो सावधानियां भी बरतनी है, लेकिन वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो भी ज़्यादा कारगर रहेगी। जी, ये जो कोविड का है, हमारे हिसाब से 1.5 साल में ये पैंडेमिक खत्म हो जाना चाहिए जी, क्योंकि काफी बड़े मात्रा में वैक्सीनेशन बन रही है, और ये कहा जाता है प्रोटेक्शन रिंग। बिल्कुल। कि अगर आपको आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन आपके घर के आसपास के लोग या जिन लोगों के से आप कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल, वो सारे वैक्सीनेटेड है, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलाभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।